नमस्कार। आज सुनिए प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी अक्टूबर 1924 में। इस कहानी में प्रेमचंद ने इतिहास को एक रूपक के तौर पर लिया है। यह ऐतिहासिक कहानी नहीं है, पर इसमें इतिहास मौजूद है, आलंबन है इतिहास का। यह कहानी बताती है कि कैसे विलासिता, उदासीनता और निष्क्रियता हमारी राजनीतिक चेतना को लील जाती है और राजनीतिक चेतना के क्षरण से हम गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। कहानी वाजिद अली शाह के समय की है और प्रेमचंद के समय की भी। आप चाहें तो इसे हमारे समय की कहानी के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। इस कहानी पर सुप्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी। हालांकि उस फिल्म में इतिहास ज्यादा है, पर इस कहानी में इतिहास उतना ही है जितना दाल में नमक होता है। यह कहानी बताती है कि कैसे भारत गुलाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, किन वजहों से यहाँ के राजे महाराजे, सामंत, जमींदार, तालुकेदार अपने को समर्पित करते गए कंपनी के कदमों में। प्रेमचंद की यह कहानी अपनी कलात्मकता की वजह से भी पढ़ी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए और इतिहास से वर्तमान के बीच के संवाद के तौर पर भी इस कहानी को देखा जाना चाहिए। कैसे अपने धर्म का निर्वाह न करने की वजह से, और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, मजहब नहीं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने की वजह से निष्क्रियता आती है और यह चेतना पनपने लगती है कि शासक कोई भी हो, हमारा क्या। तो आइए सुनिए कहानी शतरंज के खिलाड़ी। उर्दू में यह कहानी शतरंज की बाजी नाम से प्रकाशित हुई थी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते।
शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है जो ऐसा सोचते हो। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी, घर में बैठे चखौतियां करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरें सज जाते और लड़ाई के दांव पेंच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होके कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का न रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। तो ये हैं मिर्जा और मीर, शतरंज के खिलाड़ी के दो किरदार। जमींदारी है इनके पास, कोई चिंता नहीं है रोजी रोजगार की, परिवार मजे में चल रहा है और ये शतरंज की बाजी खेलने में मशगूल है। आजीज आ गए हैं इनके घर के लोग, पड़ोसी पड़ोसी तक। नौकर चाकर तो पहले ही आ गए हैं, पर उनकी औकात क्या कि वे कुछ कह पाए। जिस समय और इतिहास के जिस दौर में लोग सिर्फ समय बिताने के लिए खेलने को अपना शगल बना लिए, उस दौर का मालिक ईश्वर है। यहां तक कि बेगम साहिबा मिर्जा साहब की, उनको इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। बेगम थी, हैसियत कहाँ थी कुछ कहने की रूबरू। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सर ठोक देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लॉन्डी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहां से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। लॉन्डी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहां कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लॉन्डी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहां चली जाएंगे। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे।
दो ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, दो किस्तों में आपकी मौत होती है। मीर, जनाब, इस भरोसे न रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खाम ख्वाह उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा, एक चाल और चल। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनकर आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। जाइए, सुनकर आइए। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते। नौश, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूं, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। मिर्जा साहब अपनी इस लत के बचाव में मीर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पत्नी से बताते हैं कि मीर की वजह से ऐसा होता है। वो मान ही नहीं रहे थे। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा, बड़ा लत्ती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती हो? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगी। खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने जो एक मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई।
चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वल्ली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अभी भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? निकले हैं हकीम के यहाँ और चिंता यह सताए जा रही है कि कल से जमावड़ा कहाँ होगा, कहाँ बैठेंगे और बाजी खेलेंगे शतरंज की। मीर, इसका क्या गम है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता था तो तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था। अब 8वां पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य ही जलता रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल की सुबह को बैठे तो शाम करती। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती है, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगते। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी।
अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती। पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में खूब गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल्लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी न हो। कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। जरा ख्याल कीजिए, सोचिए इस बात को कि अगर सच में वह बादशाहत की तरफ से दूत आया होता बुलाने के लिए और अंग्रेजी हुकूमत से तकरार के लिए जांबाज बहादुरों की मांग होती, मीर और मिर्जा को आमंत्रित किया जाता युद्ध में चलने के लिए, क्या हासिल होता? किस तरह भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का, यह कहानी बताती है। मीर और मिर्जा जैसे लोगों के हाथों क्या देश का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रह सकता था? हरगिज नहीं, इसलिए नहीं रहा। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते।
जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चीलम और मदरिया लेते थे और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शाह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी और लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में हो होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी और लखनऊ का भविष्य मीर और मिर्जा सरीखे लोगों पर था। सोचिए क्या बच सकता था। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। जब देश पर आए बड़े संकट को देवी आपदा कहा जाए और उस संकट से जूझने संघर्ष करने की व्यवस्था न की जाए, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वह ईश्वर के भरोसे उन संकटों को छोड़ दें, तो जनता का भविष्य और वर्तमान अंधकार में होना ही है। वही हुआ। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। यह किस्त मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। ऐसा लगता है कि मीर भी आड़ में खड़े होकर देखने की बात तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी बाजी कमजोर है। क्या उनकी बाजी मजबूत होती वो यह भी गवारा करते कि आड़ में खड़ा होकर देखा जाए। जिन लोगों पर जिम्मेवारी थी लड़ने की, जो हर साल 1000 रुपए इसी के एवज में पाते थे, जिनका सुख, जिनका जीवन, जिनका भोग विलास उसी के लिए चल रहा था, उनका यह हाल है। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा।
यह किस्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे, 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट लगी। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थल को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। इनकी काहिली को बिल्कुल ठीक ही प्रेमचंद अहिंसा नहीं मान रहे। अहिंसा तो धर्म है। लिखा प्रेमचंद ने कि यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। मित्रों, अहिंसा और कायरपन में 36 का आंकड़ा होता है। कायर अहिंसक नहीं हो सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है, वह कायरों का हथियार। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे हों। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहां नसीब होगा। यह किस्त अभी थोड़ी देर पहले मीर बहानेबाजी कर रहे थे अपने बादशाह की हालत पर, और अब मिर्जा कर रहे हैं। तब ना मीर की चिंता जेन्युइन थी, वास्तविक थी, और न अब मिर्जा की चिंता वास्तविक है। अपनी बाजी कमजोर होने का बहाना है महज। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही। यह लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात लाना हाथ। इतिहास के जिस दौर में अपने सच्चे बादशाह की बजाय शतरंज के बादशाह को बचाने की कवायद हो रही हो, सारी चिंता शतरंज के बादशाह को बचाने की हो, उसका यह हाल होना स्वाभाविक है। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी।
वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे, अंग्रेजी फौज से लड़कर नहीं, शतरंज की हार का बाजी चुकाने के लिए बेचैन थे मिर्जा। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुन कर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मुहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी समझ नहीं? जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पीटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मुहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पीटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? मैं नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छिला करते। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छिलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों? आपने अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, यही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकट्टे, बहुत बढ़ बढ़कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए। इधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे?
पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी। राजनीतिक अधःपतन की वजह से यह हाल हो गया था, मीर और मिर्जा दोनों का। जिस देश के नागरिकों का राजनीतिक अधःपतन हो जाता है, उनकी राजनीतिक चेतना समाप्त हो जाती है, उनका यही हाल होता है। उस देश का गुलाम होना लाजमी है। बगैर राजनीतिक चेतना के अपनी रक्षा नहीं की जा सकती। नागरिक धर्म का कर्तव्य नहीं निभाया जा सकता और बगैर उसके अधिकार भी नहीं मिलता। यह कहानी बताती है कि वीर होने के बावजूद राजनीतिक समझ के अभाव में मीर और मिर्जा शतरंज के बादशाह के लिए शहीद हो जाते हैं, और असली बादशाह के लिए। जब आपके जीवन का निर्धारण राजनीति करती है, तो आपको अपनी राजनीति का निर्धारण करना होता है, अपनी राजनीति को तय करना होता है। प्रेमचंद की यह कालजयी कहानी, क्लासिक कहानी, यही समझ देती है। शुक्रिया।